हेलो एवरीवन। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 और आज इस वीडियो में हम सिर्फ पहले क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है और ये हमेशा आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर में हमेशा मिलेगा आपको। और यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि इस सवाल को करने का जो विधि है, जिसको हम विरोधाभास विधि कहते हैं, उसको आज सीखेंगे। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस नई विधि की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों आई। तो देखिए, रूट 5 अपने आप में अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती। देखिए, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो आपको दशमलव प्रसार निकालने का तरीका पता ही है। 5 के आगे हम क्या करेंगे, 0, वो भी जोड़े में लगाते चले जाएंगे और इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये नीचे हल होता चला जाएगा। ठीक, देखिए समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी, हमें पहले से पता है कि जो इसका दशमलव प्रसार आना है वो अशांत आना है। अशांत का मतलब रुकेगा ही नहीं, कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। यहाँ पर 2 2 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, लेकिन ये चलता चला जाएगा अनंत तक। कब तक करेंगे आप, एक डिजिट यानी कि एक अंक तक कर सकते हैं, 2 अंक तक कर सकते हैं, 3 अंक तक कर सकते हैं, 4 5, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप इसको अपरिमेय दिखाना चाहते हैं तो आपको सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह, दिन, साल ऐसे लगते चले जाएंगे, परंतु आप इसके अंत पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में अशांत दशमलव प्रसार रखता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि रूट 5 को अपरिमेय दिखाने के लिए जो दशमलव प्रसार वाला मेथड है, जो दशमलव प्रसार वाली विधि है, उसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम इस तरीके से उसको हल करेंगे तो हमारे पास अनंत तक जाते हुए बहुत सारे अंक मिलते चले जाएंगे, हम उसको भाग करते चले जाएंगे और हम कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो गणितज्ञों ने इसके लिए एक नया तरीका बनाया जिसको हम कहते हैं विरोधाभास विधि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विरोधाभास मतलब आपको आभास होगा विरोध का। देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विरोध करेंगे सबसे पहले। और इस विरोध करते करते हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ हमने की वो गलत की। आइए देखते हैं, मजा आएगा, थोड़ा पढ़ के देखिए। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि से हमें ये पता चलता है कि हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा, इसके जस्ट विपरीत हम मानेंगे। मान लेते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है और अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q अभाज्य होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन हम इस बात पर थोड़ी सी और बात करेंगे, यही इस क्वेश्चन की जान है। आपको ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर बात की गई है जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, मैं आपको दो चीज़ों की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि रूट 5 को हमने परिमेय माना। परिमेय का मतलब p बटे q माना, और p और q पूर्णांक हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो p और q की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि इसको हम लिखते हैं 4/32 मान लेते हैं। चलिए चलिए 36 मान लेते हैं। तो देखिए, कुछ गलत भी नहीं है, p बट्टे क्यू के रूप में ही है और q 0 भी नहीं है। लेकिन अभी एक दशा है जो अभी पूरी नहीं हो रही। देखिए, 3 दशाएं थी हमारी, कि पहला था कि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। फिर था q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन एक दशा अभी रह गई है
कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF एक होता है, जिनका HCF एक होता है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें, यहां 4 है, यहां 36 है, इसको भी 4 से काटा जा सकता है, 4 एकम 4, इसको काटा जा सकता है 9, तो यहां आया 1/9। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशंस में देखिए क्या, यहां पर मैंने √5 को लिखा था 4/36, ठीक, और यहां मैं लिख रहा हूं 1/9। कौन सा लिखना ज्यादा सही है? और जो मैंने यहां पर माना हुआ है, ये जो मैंने माना हुआ है, ये जो मैंने माना हुआ है कि वो सह अभाज्य हैं, वो क्या है, सह अभाज्य हैं। तो ये इनमें से कहां पर हमें बता रहा है कि P और Q सह अभाज्य क्या है? तो P और Q सह अभाज्य के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि HCF 1 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी बात हमारी सह अभाज्य पर आ रही है, 4/36 वाली कि 1/9 वाली। देखिए 4/36 कट जा रहा है ना 4 से, 4 एकम 4, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा, मतलब इनका HCF 1 है, इनका HCF 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं, √5 के लिए ऐसे नंबर लेने हैं जो किसी से ना कटे, जो किसी से ना कटे। चलिए आपके लिए और एक आसान काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप चाहें तो अपने पेपर में लिखिएगा, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपको मना करेगा, नहीं सर गलत हो गया, ये हो गया, नहीं, कोई टेंशन नहीं आने वाली आपको। यहां एक लाइन बढ़ाइएगा, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, या फिर आप यहां लिखिएगा जहां P और Q अपने सरलतम रूप में है, अपने सरलतम रूप में। आपकी बहुत टेंशन मैंने कम कर दी। मतलब √5 को हमने, √5 बराबर 4/36 नहीं है, √5 बराबर 1/9 है, √5 बराबर 1/9 है। सरलतम रूप आ गया, और सरलतम रूप का हमेशा HCF 1 होता है। बस आपकी सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो बात समझ में आती है, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास विधि से करेंगे। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो रहा है। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q दोनों अपने सरलतम रूप में है, इसका मतलब दोनों का HCF 1 है, और इसका मतलब कि दोनों जो हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q ≠ 0 है। तो जब √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। √5 का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पर P²/Q² आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q²। अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन को आप मान लेंगे कुछ, ठीक है, और मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पहले हम मान चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि P² 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि P² 5 के पहाड़े में Q² बार आ रहा है। अब अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं समझने के, जैसे 100 किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, हमें 20 मिलता है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10, वो भी तो 5 से विभाजित होता है। कोई दिक्कत? तो अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। चलिए अब ये वाला 5 से अगर विभाजित है, तो जैसे हमें ये पता था P² 5 के पहाड़े में Q² बार आ रहा है, तो अब हम P को भी कुछ मानेंगे। तो मान लेते हैं P बराबर 5 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे हम, और यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि P जो है 5 के पहाड़े में K बार आ रहा है, ठीक है। P² 5 के पहाड़े में Q² बार आ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जहां पर K क्या है, K एक पूर्णांक है। अब किसको, P बराबर 5K को हम समीकरण में रखते हैं, और किस समीकरण में रख रहे हैं हम, इस समीकरण में, इस समीकरण में रख रहे हैं।
तो पी बराबर 5 के को हम अगर रखेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी की जगह हमने रख दिया, तो 5 के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, के का के स्क्वायर, 5 से ये कटेगा, 5 पंजे 25, तो फिर हमें दोबारा यहाँ मिलेगा। तो अब दोबारा देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 के पहाड़े में के स्क्वायर बार आ रहा है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, वही 100 वाला एग्जाम्पल, 100 की जगह दूसरे से ले लीजिए आप। अर्थात P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर P भी 5 से विभाजित है और यहाँ पर देखिए Q भी 5 से विभाजित है। तो P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। और शुरुआत में हमने क्या माना था? शुरुआत में हमने माना था P और Q अपने सरलतम रूप में हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, या उनका HCF 1 है। तीनों ये बात बराबर है। बात समझ में आ गई आपको? जब सरलतम रूप में है तो ये नई चीज कहां से आ गई कि हाँ 5 से भाग कर सकते हैं हम इनको। कहने का मतलब कुछ ना कुछ गलत हो गया। तो देखिए क्या बात है, लेकिन यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है कि P और Q सअभाज्य है। उसके तो अगेंस्ट हो गया ये बात, क्योंकि P और Q दोनों को भाग करने वाली एक चीज है, वो कौन है? 5। और आपने शुरुआत में माना था P और Q सरलतम रूप में है, यानी कि दोनों को भाग कौन कर रहा है? 1। मतलब उनका HCF कौन है? 1। मतलब वो क्या है? सअभाज्य है। लेकिन अभी आप बता रहे हो सअभाज्य नहीं है, वो 5 से भाग हो सकती हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं गलत हो गया। और गलत होने की 2 कंडीशन है। क्या क्या गलत हो गया? या तो हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई है, जो हमने गणना की अभी तक, किसी का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इधर उधर ले गए, या तो वो गलत हो गया। ठीक है, या फिर हमारी मान्यता ही गलत है। और हमने माना क्या था? हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो कैलकुलेशन तो हमने पूरी सही की है, तो इसका मतलब मान्यता ही गलत हो गई हमारी, कि हमें इसको जो हमने मान लिया यही गलत मान लिया हमने। अतः आप लिख देंगे लास्ट में, अतः √5 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है।